पूरी जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज 114वीं पुण्यतिथि बाबू बालचंद्र गुप्त की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हरियाणा डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी और बाबू बालचंद्र गुप्त के परिवार से ही जो कलकत्ता से चल के हमारे बीच में पहुंचे, ऐसे विमल गुप्त जी, हेमंत सिंगल जी, श्याम सुंदर के बड़े पुत्र हैं, डॉक्टर प्रवीण खुराना जी, रोहित यादव जी, राजेश गुलकड़ जी, अंचल हरियाणवी जी, डॉक्टर अमित चंद्र जी, मुकेश जामिल जी जो अभी उठते अच्छे कविता सुना के गए, श्रीनिवास शास्त्री जी, सामरिया जी, आदरणीय दिलीप शास्त्री जी, हमारे डीओ साहब राजेश जी, डॉक्टर कंवर सिंह जी और ऋषि शैलन जी, और जो निरंतर इस एकेडमी से जुड़े हैं और इस एकेडमी से जुड़े ही नहीं बल्कि बाबू बालचंद्र को जिन्होंने जिया है, अपने जीवन में ढाला है, और जो आज तक की यात्रा, ये सफल आयोजन जो हुए हैं उसके पीछे हमारे जो मंच के संचालन भी कर रहे थे, खुद भी साहित्यकार है, शिक्षक भी हैं, ऐसे सतबीर नाड़िया जी, और मुझे निमंत्रण देने वाले अपने नरेश चौहान जी, ये भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। इसी तरह से सभी यहाँ छायाकार, पत्रकार, लेखक, कविगण जिनके नाम छूट गए होंगे, सबके नाम लेना संभव है नहीं, सभी इस साहित्य से जुड़े साहित्य प्रेमियों, भाई और बहनों, प्रबुद्ध नागरिक हैं। आज कोई लंबा चौड़ा विषय क्योंकि रखने का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, कोई गायकार है, तो मैं अनेक मंचों से आप सब लोगों को सुनता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि इनके बीच में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, और ना ही मैंने कोई तैयारी करी। लेकिन एक बात जरूर है जो मैंने महसूस किया, और जब भी आपके इस कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनना पड़े या चीफ गेस्ट बनना पड़े, तो सुबह की रोटी खाओ और शाम को घर वालों को कहता आऊंगा तभी बनाना। हमारे साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है, कार्यक्रम 2-3 और थे, लेकिन मैंने कहा तो मुख्य अतिथि हूँ, फिर मैं छोड़ के चला गया। मैं कई बार देख रहा था कि एक बार एक बुक सेलर, मैं कई बार अपनी बात सुनाता हूँ कवियों को, एक बार एक बुक सेलर था, उसने गलती से तो गीता गोरखपुर जो गीता प्रेस को लिख दिया, वो 50 बुक्स लिखनी थी, उसने कहीं 500 पहले सिल्वर, अब वो 500 बिल्टी में आ गई, तो उन्होंने देखा 500 बिकेंगी कैसे, और बिकेंगी नहीं तो ये तो काम का रिटर्न होंगी तो उसका किराया लगेगा, अनेक बातें पैदा होंगी, तो उसने रख ली वो 500 बुक अपने बुक स्टॉल पे, और सेल्समैन बुला दिया। सेल्समैन अच्छे पढ़े लिखे थे, कोई MBA था, कोई ग्रेजुएट था, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था, सभी अच्छे लोग, तो 30 सेल्समैन मिले। एक मेरे जैसा भी गूंगा था, उतराता था, वो भी बेचारा आया, मेरा हुआ, और सबको 50-50 बुक दे दी, और सबको 50 दे दी, तो शाम को इंसेंटिव जो जितनी भी बेच के आए उसका इंसेंटिव देंगे। तो वो काबा था, अगला था, उसने भी 50 मांगी,
तो बोला ये कहाँ 50 बेचेगा, इसको बोलना आता नहीं, चालना आता नहीं, तो ये किस तरह से बेचेगा, देखिए जरा। तो सब अपने अपने 50 लेके चले गए। तो शाम को आए 30 के 30 लोग, किसी की 2 गीता बिकी, किसी की 4 बिकी, किसी की 5 बिकी, और वो हकला वाला तो 50 की 50 बेच आया। और बेच आया तो उन्होंने सबने ताजुब कर, जिस पे हम भरोसा नहीं करते थे, वो 50 की कैसे बेच के आया। तो बोला यार तो हमें ये विधि बता। बोला अभी तो एक ही गली पूरी हुई है, अभी 50 हो गए, तो शाम से पहले दूसरी गली पूरा कर। तो बोला बता तुझे बेचा कैसे, हम तो 4 निकाल नहीं बेच पाए, 50 बेचा। तो बोला मैंने तो गली में गया, गली में घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही कोई बाहर निकल के आया। मैंने कहा गीता पढ़नी है या खरीदनी है, पढ़ के सुनाओ। बोला ना दे ही जा। तो भाई कवियों के साहित्यकारों के आओगे तो भाई आप समझ लो सब समझ में आओगे, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो तो आज इतनी किताबें मुझे मिल गई तो समझा भी दिया, इसलिए मैं सारे जो लेखक हैं, साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। मेरा भाव कुछ और था, लेकिन आप थोड़े सीरियस बैठे, भोजन के इंतजार में भी बैठे थे, और आपको पता है लंबा समय हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा खुशनुमा करने के लिए मैंने ये बात रखी है। दूसरा, बाबू बालमुकुंद, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि गंगा गोमुख से निकली होगी, और गोमुख से निकल के अब वो कहीं मानव कल्याण के लिए लेन में आई होगी, पूरी धरा पे घूमी होगी। उसी तरह से निश्चित तौर पे डॉक्टर तिरखा जी ने कहा था कि ये पुण्य भूमि है गुड़िया। तो मैं समझता हूँ उस जमाने में निश्चित तौर पे पुण्य भूमि है। अगर यहीं से सारा साहित्य, सारे पत्रकारिता और सारा कविपन जो गया होगा पूरे देश में, तो गुड़ियानी वो गोमुख है साहित्य का, तो मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरा, आप सब लोगों ने साहित्य के बारे में विस्तार से सुना भी है, चाहा भी है, और हमारे वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र जी भी चौहान साहब कह रहे थे अब हम नहीं चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहाँ तलवारें चली, जहाँ बंदूकें चली, जहाँ गोलियां चली, उसके पीछे कहीं ना कहीं लेखनी का बहुत बड़ा योगदान है, साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य भी कवच बन के आपकी रक्षा सुरक्षा समय समय पे करता रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। पता नहीं आप मानते हैं कि, क्योंकि समाज को जगाने का, राष्ट्र को जगाने का काम ऐसे ही लोग करते हैं जो थोड़े ही। मैं कई बार देखता हूँ कि एक बार कृष्ण जी को जब पढ़ते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि मैनुअल यूजर, आदमी का जैसे मैनुअल यूजर होता है, आप मोबाइल लेके आते हैं अपने, तो मोबाइल के कितने लोगों ने मैनुअल यूजर पढ़ा है, जब खराब होता है तो उसको जब पढ़ने की प्रयास करते हैं, ऐसे गाड़ी का, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं जाती, बहुत सारी चीजें रह जाती है, हम इंस्ट्रूमेंट को जरूर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी मैनुअल यूजर व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो कष्ट भगवान कृष्ण ने सहे, मेरे घर में अवतार होते हुए भी किसी मानव ने नहीं सहे होंगे। और वो मैं इसलिए बात कहना चाह रहा हूँ, अभी वो पैदा भी जेल में हुए, पैदा होते ही माँ बाप भी छड़ गए, जिन्होंने लालन पालन किया, यशोदानंद वो भी बिछड़ गए, उसके बाद सखा बंधु राधा सब बिछड़ गए, उसके बाद वो क्षेत्र भी रणछोड़ भी कहना है, और रणछोड़ के बाद द्वारिका में गए, वो भी डूब गई। तो उन चीजों से हमने कितना सारा आप देखेंगे, उससे बड़ा व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता, उसके बावजूद भी उसने अपने जीवन को किस तरह से निखारा और बनाया, उसका कोई कारण मुझे कई बार समझ में आता है। व्यक्ति की अनेक परेशानियां हो, लेकिन अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और अगर उसका सोच जो है वो सात्विक के साथ साथ पॉजिटिविटी हो, सकारात्मक हो, तो मैं समझता हूँ दोनों कारण जीवन में व्यक्ति को हारने नहीं देते। और दूसरा, आप इसी से ही और भी ले सकते हैं, अनैतिकता और दोनों पक्ष से हुई, पांडवों से भी हुई और कौरवों से भी हुई। पांडवों से भी, क्योंकि पांडव संख्या में भी कम थे, कौरव संख्या में भी ज्यादा थे, लेकिन पांडवों से जब जब भी भूल हुई, जब जब भी उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी,
तब उन्होंने उनके दिमाग में एक बात थी कि हम धर्म के लिए इस मर्यादा को तोड़ रहे हैं, धर्म स्थापना के लिए तोड़ रहे हैं। लेकिन जब भी कौरवों ने तोड़ा तो वो है धर्म के लिए तोड़ा। तो दोनों ही चीज अपने अपने बराबर है। जब कहते हैं लास्ट में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का चर्चा जब युद्ध के मैदान में आती है तो अंत में वो कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर सही बताएगा, क्योंकि उसी समय युद्ध की समाप्ति होनी थी, ऐसे प्रतिज्ञा उस युद्ध के काल में की हुई थी। तो उन्होंने कहा भी इसका तो युधिष्ठिर ही सही बताएगा क्योंकि धर्मराज वही है। तो उसके पास भी गए और उसके पास जाके कहने लगे आप उन्होंने भी बताया अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उसके बाद कहते ही वो ढोल नगाड़े आवाजें पैदा हो गई, इसलिए बोला हाथी। वो तो नर तो बाद में, लेकिन बोला हाथी, तो वो आवाज में सब दब गया, पता सब ही था। उसी तरह से आप देखेंगे भाई अभिमन्यु को भी सारों ने मिलके, सारे धुरंधर जितने थे उन्होंने मिलके मारा। तो लेकिन न्याय कहाँ हुआ? जो धर्म के साथ लड़ाई कर रहा है। तो आप भी कम ही संख्या में है, लेकिन आप भी धर्म के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे साहित्यकार, सारे बंधु इसी तरह की, क्योंकि आपकी लेखनी दूर तक जाती है, पत्रकारों की आवाज दूर तक जाती है। आज कह रहे थे मुख्य प्रश्न पे भाई महेश वैद्य जी ने छापा और ये आवाज बहुत दूर तक गई। 8 दशक तक तो गुप्त जी का पता ही नहीं था कहाँ के हैं और कैसे हैं। मैं सारी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। 80 साल बाद तो गुड़ियानी को ही पता चला था हमारी 80 साल बाद। और जब 97 में ये यात्रा शुरू, मुझे जैसे मेरे ख्याल है, और हमने पहली यात्रा गुड़ियानी में ही शुरू करी और उसी दिन से था। कोई 20 साल से मेरा जन्म बता रहा था बाबू इस संघर्ष में, लेकिन मुझे 24 साल इस संघर्ष में आपके लोगों के साथ था। बीच में मैंने नहीं संभाला, मेरी अपनी परिस्थितियां थी, आपकी अपनी परिस्थितियां थी, हो सकता है जब ना संभाला हो, लेकिन आपने इस यात्रा को आगे बढ़ाना है और कुछ मांग भी इस अवसर पे रखी। एक तो बाबा गुप्त के नाम एक लाइब्रेरी है, तो चौहान साहब ने हमें आदेश दे ही दिया है, परमात्मा चाहेगा तो अगली हम इस पुण्यतिथि से पहले उसका निर्माण कराएंगे, या उसमें किताबें जरूर पहले पुरानी में किताबें रखेंगे, या उसमें कितना ही पैसा लगे उसका प्रबंध करने की मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। दूसरा, आपने अकेडमी की घोषणा करी, मूर्ति की, बाबा बालकृष्ण जयंती की मूर्ति का भी आपने जिक्र यहाँ पे किया, और 5 चीजें और है। और आप भी कोरोना काल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने कहा था, तो उसकी भी वो जो बाकी चीजें हैं उनकी हम बढ़िया वकील बन के आपकी वकालत करें, क्योंकि वकील बढ़िया तो केस कम आता है, तो बढ़िया वकील बन के इसकी वकालत करेंगे, इसको जल्दी सिर चढ़ाएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस समाज को, इसको, राष्ट्र को जो चीज सुधार सकती है, जो चला सकती है, तो वो इसी केंद्र से चलने की संभावनाएं मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और मैं पूरी स्कीम को, जो वर्षों से 25 साल से हरियाणा में ही नहीं, बल्कि रेवाड़ी में ही नहीं, गुड़ियानी में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, बल्कि देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये बता दिया इस पूरी टीम ने जो बैठी है, अब बाबू बाल गुप्त क्या थे। तो इसलिए मैं इन सबको साधुवाद करता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ। इस यात्रा को रुकने नहीं देना किसी भी तरह से, कोई भी, तो हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के और इस यात्रा में शामिल रहेंगे, अपना पसीना बहाएंगे। और आपके साथ तो बहुत बड़ी टीम, और इतनी बड़ी अच्छी टीम है रेवाड़ी की, करीबी, तो ये एक संस्था बैठी है। संख्या भले ही कम संख्या ही परिवर्तन लाती है, ज्यादा संख्या कभी परिवर्तन लाती, भीड़ कभी परिवर्तन नहीं लाती। तो ये मुख्य लोग बैठे हैं, इसलिए हम भी सब साथ मिलकर चलेंगे, तो इस यात्रा को हम सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ कहा जाता है साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमान बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमान बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।